हेलो स्टूडेंट, मैं एसटीयू सर 12वीं की कक्षा के लिए सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ इस बात पर। काफ़ी अंतराल से हम लोग मिले नहीं हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे। पढ़ाई में काफ़ी अंतराल आया है, फिर भी मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ पढ़ाई लिखाई अपना ज़रूर कर रहे होंगे। बाकी सुरक्षित रहिए, हमारी यही कामना भी है। और बाकी आप लोग कम से कम कुछ समय पढ़ाई पर ज़रूर दीजिए, जिससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यवधान, बहुत ज़्यादा अंतराल ना आने पाए, क्योंकि आपकी 12वीं की क्लास है। बहुत समय नहीं बचा हुआ है। छोटी छोटी तैयारियों से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे और छोटा छोटा अंतराल, छोटा छोटा नुकसान आपके समय को ज़्यादा बर्बाद करेगा, आपका नुकसान होगा। आपके समय को देखते हुए इस आपदा के समय हम लोगों ने ये तय किया है कि छोटी मोटी क्लासें, कुछ वीडियोज़, कुछ नोट्स दे करके आपकी कुछ कक्षाएं चलाई जाएं, जिससे जो बीच में अंतराल आया हुआ है उसको भरा जा सके और आगे अंतराल ना आने पाए। आप रेगुलर बने रहें, आपका नुकसान ना होने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। सबसे पहले मैं किताबों की चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं यस फॉर्म और एससी फॉर्म, या यूँ कहें 11वीं और 12वीं में किताबें एक ही हैं। एक ही किताब आप 2 साल पढ़ते हैं। 4 किताबें, जैसे सबसे पहले आप एक किताब पढ़ते हैं सारा आकाश, याद होगा ना? सारा आकाश में जिसमें आपने पढ़ा था प्रभा और समर की कहानी। दूसरी किताब थी गद्य संकलन। गद्य संकलन में आपने 10 कहानियाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा कर ख़त्म भी कर दिया था। और तीसरी पुस्तक है आषाढ़ का एक दिन। चौथी पुस्तक ग्रामर की है। ग्रामर के लिए आपको कोई किताब सामान्यतः नहीं होती, आपको अपने से ग्रामर की तैयारी करनी पड़ती है। आप जानते हैं कि ग्रामर में आपको पहला जो क्वेश्चन आता है वो निबंध का है, फिर अपठित गद्यांश का है, शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आता है और मुहावरा आता है। सब मिलाकर 50 मार्क्स का, 50 नंबर का आता है। तो हम ग्रामर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम मान सकते हैं कि 50 नंबर का ग्रामर है, तो ग्रामर पर आपको ध्यान देना है। ये अलग बात है कि आप घर पर भी थोड़ी सी तैयारी करके, अगर 10वीं की जो पुस्तक है ग्रामर की उसको लेकर आप तैयार करें तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। आज हम चर्चा करते हैं स्पेशली नाटक आषाढ़ का एक दिन पर। आपको ध्यान है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक नाटक है, और जिसमें उन्होंने कालिदास और अंबिका के माध्यम से एक बृहद रचना किया हुआ है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में कालिदास और मल्लिका का पर्वत तलहटियों में घूमने जाना, बगुल पंक्तियों को देखना, वहाँ से घूम कर आना, फिर मातुल का और अंबिका की बातें, फिर दंतुल और कालिदास का प्रसंग, उसके बाद यह समाचार मिलना कि कालिदास को राजकवि बनाया जा रहा है, उससे उज्जैनी जाना है, उसका जाने से इनकार कर देना, मल्लिका के समझाने पर पुनः उज्जैनी जाना, और उसके बाद फिर जाने के बाद पहला अंक खत्म हो जाता है, शुरू होता है दूसरा अंक। दूसरे अंक में ये सूचना मिलती है कि कालिदास राजकवि तो बनाया ही गया था, अब उसे कश्मीर का राजा बनाया जा रहा है। कुछ समय के बाद रंगड़ी और संगड़ी नाम की 2 नागरी, 2 लड़कियां आती हैं, या सर्वे करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कालिदास के गांव को, कालिदास के लोगों को, और स्पेशली मल्लिका अंबिका के घर को। फिर कालिदास का वहाँ विवाह हो गया होता है प्रियंगु मंजरी के साथ,
प्रियंगु मंजरी भी आती है, क्योंकि कालिदास ने इतना चर्चा किया होता है इस ग्राम परिवेश की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के माहौल की, मल्लिका की, अंबिका की, कोई इनसे मिलने के लिए आतुर हो जाती है और मिलने के लिए आती है और फिर मिलती है, बातें होती हैं और चली जाती है। इस समय अंबिका बीमार रहती है। अंबिका का बहुत ज़्यादा रोल इस अंक में नहीं होता। उसके जाने के बाद ये दूसरा अंक खत्म हो जाता है। तीसरे अंक में, तीसरा अंक जहाँ शुरू होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मातुल भी कालिदास के पास चला गया था, वहाँ से लौट आया है, उसका पैर टूट गया है, वहाँ पत्थर पर फिसल गया था जिससे उसका पैर टूट गया है और यहाँ भी अब वह डर डर कर रहता है कि फिसल कर दूसरा पैर भी ना टूट जाए। उसके बाद कुछ अंतराल और बीतता है, अंबिका की मृत्यु हो जाती है। कालिदास के जाने के बाद मल्लिका का विवाह हो जाता है विलोम के साथ, उसकी एक बेटी रहती है। काफ़ी अंतराल बीतने के बाद कालिदास कश्मीर से भाग आता है। लोग अनुमान लगाते हैं, कयास लगाते हैं कि वो कहाँ गया होगा। कोई कहता है कि वह उज्जैनी चला गया, कोई कहता है कि वह बनारस जाकर, काशी जाकर सन्यासी हो गया, कोई कुछ कहता है, तमाम लोग अनुमान लगाते हैं। लेकिन वह भागकर अपने गांव, अपने पुराने गांव अब मल्लिका के पास चला आता है छत विक्षत अवस्था में और आने के बाद यहाँ पर देखता है कि सारी स्थितियाँ बदल गई हैं। अंबिका भी बदल चुकी है, मल्लिका भी बदल चुकी है, कालिदास की स्थिति भी बदली हुई है। वह बिल्कुल अस्त व्यस्त अवस्था में पागलों की भांति आता है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहते हैं और जब उसे पता चलता है कि मल्लिका का विवाह हो गया है तो फिर वहाँ से चला जाता है। मल्लिका चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाती। ये तीसरा अंक है। लेकिन हम लोग आज चर्चा करेंगे सबसे पहले अंक पर, उसके पहले पात्रों की चर्चा। यहाँ मैंने पात्रों का नाम लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला नाम है कालिदास। कालिदास इस नाटक का प्रमुख पात्र है। पूरी कहानी कालिदास के इर्द गिर्द ही घूमती है। दूसरा नंबर है अंबिका। अंबिका मल्लिका की माँ है, एक ग्रामीण वृद्धा स्त्री है। मल्लिका अंबिका की बेटी है और कालिदास और मल्लिका दोनों आपस में प्रेम करते हैं। मल्लिका के प्रेम के त्याग का रूप इस नाटक में दिखाया गया है। चौथे नंबर पर नाम लिखा हुआ है दंतुल का। दंतुल एक राजपुरुष है जो राजधानी उज्जैनी से आया हुआ है और जो एक हिरण के बच्चे का शिकार करता है। अभी उसका प्रसंग आएगा। पांचवें नंबर पर है मातुल। मातुल एक ग्राम पुरुष है, छोटी मोटी कविताएं लिखता है और कालिदास इसी मातुल के यहाँ रहता भी है। अगला नंबर आता है निक्षेप का। निक्षेप गांव का एक सामान्य पुरुष है, ये मातुल के यहाँ रहता है और प्रसंग आएगा बाद में, ये मातुल के पास आएगा बुलाने के लिए भी, पहले अंक में ही। सातवें नंबर पर आप देखेंगे विलोम का। विलोम भी उसी गांव का, अंबिका मल्लिका कालिदास के गांव का ही एक सामान्य नागरिक है। यह भी कविताएं लिखता है और कहीं ना कहीं यह भी मल्लिका से प्रेम करता है। कालिदास और विलोम में दो समानताएं हैं। कालिदास भी मल्लिका से प्रेम करता है, विलोम भी मल्लिका से प्रेम करता है। कालिदास भी कविताएं लिखता है, विलोम भी कविताएं लिखता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कालिदास की रचनाओं को गुप्त सम्राट ने पढ़ा था और वह रचना इतनी पसंद आई थी कि वह उसी कविता, उसी पुस्तक को पढ़ने के बाद उसे राजकवि बनाने का निर्णय करता है। और विलोम की कविताएं छोटी मोटी होती हैं, कोई तवज्जो नहीं पाती हैं। दूसरी बात, मल्लिका कालिदास को प्रेम करती है लेकिन विलोम को प्रेम नहीं करती। अगला नंबर है रंगिणी और संगिणी। ये दो नागरी हैं, दो लड़कियां हैं जो उज्जैनी से आई हुई हैं और वह
गुप्त सम्राट के कहने पर कालिदास से संबंधित वस्तुओं का, कालिदास के ग्राम परिवेश का, ग्राम के माहौल का एक सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए ये आई हुई हैं और यह मल्लिका के घर पर बाद में आती हैं। अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों स्थापत्यकार हैं। ये दोनों आते हैं जब बार बार कालिदास चर्चा करता है अपनी पत्नी से, प्रियंगु मंजरी से। प्रियंगु मंजरी लालायित हो जाती है उस ग्राम परिवेश को देखने के लिए जिसने कालिदास जैसे व्यक्तित्व को पैदा किया है। और मल्लिका की कालिदास इतना चर्चा करता है कि मल्लिका से मिलने को लालायित हो जाती है, तो वो आती है मिलने के लिए। उसके आने के पहले अनुस्वार और अनुनासिक दो कर्मचारी ऐसे हैं जो वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आते हैं। आज भी आप देखते हैं जब कहीं भी बड़े बड़े लोगों का, कहीं प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या मुख्यमंत्री का अगर दौरा होता है तो कुछ अधिकारी महीनों पहले से आकर व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही यह दोनों अधिकारी आते हैं व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अगला नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र का छोटा सा रोल है। अग्निमित्र को ही अंबिका बार बार अपनी बेटी मल्लिका का विवाह खोजने के लिए भेजती है। और 13वें नंबर पर आचार्य वररुच। आचार्य वररुच वह आचार्य है जो उज्जैनी से आए हुए हैं कुछ लोगों के साथ कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए, या कालिदास को ससम्मान उज्जैनी ले जाएंगे। वहाँ ले जाकर कालिदास को राजकवि बनाया जाएगा। एक नाम और छूटा हुआ है, प्रियंगु मंजरी का। प्रियंगु मंजरी एक गुप्त वंश के ही राज परिवार की एक लड़की है। जब कालिदास उज्जैनी जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसी प्रियंगु मंजरी से कालिदास का विवाह हो जाता है। संक्षेप में इनको प्रियंगु के नाम से जानते हैं। ये पात्रों के नाम है। सबसे पहले आपको पात्रों का नाम याद करना पड़ेगा, तभी आपको कहानी ठीक से याद हो पाएगी। यहाँ कालिदास, अंबिका, मल्लिका, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, इन सब की चर्चा आनी है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम पहले अंक को। पहला अंक वहाँ से शुरू होता है जब कालिदास और मल्लिका दोनों बगुल पंक्तियों को देखने के लिए पर्वत की तलहटी में घूमने के लिए जाते हैं। मल्लिका ने कहा था कि पर्वत तलहटी में जाएंगे, वहाँ की हरियाली को, उमड़ते हुए मेघों को, आसमान में उड़ते हुए मेघों को और आसमान में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों को हम लोग देखेंगे। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए और उस सुंदरता की लालच में दोनों और दूर बढ़ते हुए चले जाते हैं। फिर वर्षा होने लगती है, दोनों भीग जाते हैं, काफ़ी विलम्ब हो जाता है। माँ अंबिका इंतजार करती है, गुस्सा होती है कि ये लोग कहाँ रह गए। और दूसरी बात कि कालिदास के साथ जाने के नाते अंबिका और ज़्यादा गुस्सा होती है। अब काफ़ी समय के बाद जब मल्लिका लौट कर आती है तो माँ है, अंबिका एक माँ है, वह अपने वात्सल्य को भी दिखाती है और दिखावे का एक गुस्सा भी करती है। वात्सल्य क्या दिखाती है? मल्लिका के लिए दूध गर्म करके, सूखे हुए कपड़े तह करके, बिस्तर लगा करके तैयार करके रखती है कि अब बारिश से भीग कर आएगी तो उसे ठंडा लग रहा होगा, वह गर्म दूध पी लेगी, सूखे कपड़ों को पहन लेगी, आराम कर लेगी। लेकिन आने के बाद मल्लिका से अंबिका बातें नहीं करती, वह गुस्से में रहती है। गुस्से में इसलिए है क्योंकि वह भीग कर आई थी, काफ़ी विलम्ब से आई थी और कालिदास के साथ घूम कर आई थी, इसलिए वह गुस्सा होती है। आने के बाद मल्लिका अपनी बातों को बताती है कि माँ मैं घूमने गई थी और मैंने आज वहाँ
पर्वत की तलहटी में हरियाली को, मेघों को, बरसती बूंदों को मैंने देखा है और ऐसा सौंदर्य मैंने देखा है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। ये अपनी बातों को कहती जाती है। ये धान फटक रही है, सोप जिसको आप कहते हैं, उस बर्तन से धान फटकती है, लेकिन मल्लिका की बातों पर ध्यान नहीं देती, अपनी काम करती जाती है, ये बोलती जाती है। मल्लिका बार बार कहती है, माँ मुझसे बातें करो, मुझसे गुस्सा क्यों हो, मुझसे बातें करो। अपनी बातों को कहते हुए मल्लिका कहती है, माँ सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। माँ आज मैंने ऐसी सुंदरता को देखा है जिस तरह की सुंदरता मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी थी। सामान्यतः ऐसा होता है कि सुंदरता को केवल देखा जाता है, महसूस किया जाता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वह सुंदरता, वह सौंदर्य मेरे सामने एक शरीर का रूप धारण करके सशरीर मेरे पास आकर उपस्थित हो गया था। मैं उस सौंदर्य को देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। आज मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि इस पर्वत तलहटी में, पर्वत घाटियों में, उपवन में बैठ करके किस तरह से कवि लोग अपनी कोमल भावनाओं को, हृदय के उद्गारों को कविता के रूप में बदल दिया करते हैं। किस तरह से ऐसी जगहों पर बैठा हुआ व्यक्ति विस्मित सा हो जाता है, अपने अतीत को भूलकर बिल्कुल खोया रहता है। अपनी बातों को कहती जाती है, लेकिन अंबिका फिर भी उसकी बातों पर ध्यान ना देकर अपना काम करती है। मल्लिका बार बार कहती है, माँ मुझसे बातें करो, मुझसे गुस्सा क्यों हो? क्या मेरे देर से आने पर गुस्सा हो, या काम करते करते थक गई हो, या अगर काम करते करते थक गई हो तो मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। अगर मेरे आने से गुस्सा हो तो मुझे पर्वत तलहटी की सुंदरता देखने के नाते विलम्ब हो गया था, बाकी मैं कहीं नहीं गई थी। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे जाने के बाद आप काफ़ी समय तक अकेली थीं, इस नाते गुस्सा हो तो भी मान जाओ। बार बार कहती है मुझसे बातें करो, लेकिन ये बात नहीं करती और कहती है तुम्हारे रहने पर भी मैं कहाँ दुखी होती हूँ। अर्थात जब तुम रहती हो यहाँ तब भी तो तुम अपने में ही खोई रहती हो, हमारी बातों को सुनती कब हो, हमसे बातें कब करती हो, तुम तो अपने में ही खोई रहती हो। इस बात को सुनकर मल्लिका को कष्ट होता, वह कहती, माँ ये क्या कह रही हो? क्या मैं यहाँ आने के बाद भी अपने में खोई रहती हूँ, तुमसे बातें नहीं करती? इसकी बातों को दरकिनार करते हुए, ना सुनते हुए, ना ध्यान देते हुए अंबिका कहती है, अगर वर्षा में भीगने का शौक पूरा हो गया हो तो जाओ, मैंने बिस्तर लगा दिया है, तुम्हारे कपड़े सुखा कर रखे हुए हैं और दूध औटा कर या गर्म करके रख दिया है, जाकर दूध पी लो, कपड़े बदल लो और सो जाओ। मल्लिका कहती है, माँ वर्षा में भीगने का मुझे तनिक भी खेद नहीं है, मैं तो अभी भी लग रहा है उन्हीं बूंदों में भीग रही हूँ, उन्हीं बूंदों के पुलक का अनुभव मेरे अंदर हो रहा है, मेरा रोम रोम निचुड़ रहा है, अंग प्रत्यंग से, कपड़ों से अभी भी पानी निकल रहा है। और इस तरह से अपनी बातों को कहती जाती है, लेकिन अंबिका उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। कुछ क्षण के बाद कुछ आकृतियाँ दिखती हैं। आकृतियाँ ऐसी हैं, ये दोनों खिड़की के पास खड़ी होती हैं, जो दीवार में खिड़कियाँ बनी हुई हैं, और दिखाई देता है कि कुछ घुड़सवार रास्ते से चले जा रहे हैं। मल्लिका पूछती है, माँ ये लोग कौन हैं? अंबिका उसका उत्तर देती है, बेटी हम नहीं जानते ये लोग कौन हैं, लेकिन ऐसी आकृतियाँ कभी कभी यहाँ पर दिख जाया करती हैं, लेकिन ये आकृतियाँ जब भी यहाँ पर दिखती हैं तो अमंगल ही होता है। अमंगल शब्द सुनकर मल्लिका भयभीत होती है, लेकिन अंबिका फिर कहती है, ये लोग जब आते हैं, क्योंकि ये अश्वरोही हैं, राज कर्मचारी हैं, राजधानी के लोग लगते हैं, इसलिए जब भी आते हैं
तो कभी बीमारी की, महामारी की या कभी युद्ध की सूचना लेकर आते हैं। ऐसे ही एक बार जब ये लोग आए थे महामारी की सूचना लेकर, तो उस महामारी में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु की बात जब मल्लिका सुनती है तो वह दुखी हो जाती है और एक सिहरन सी होती है, डर भी जाती है। कुछ क्षण के बाद फिर अब चूँकि अंबिका मल्लिका से गुस्सा है, लेकिन फिर एक बात बताती है कि अग्निमित्र लौट आया है। यह अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र अभी हमने बताया था कि एक ग्राम पुरुष है जो मल्लिका का विवाह देखने के लिए कहीं गया हुआ था, अंबिका ने भेजा था। वो कहती है कि अग्निमित्र लौट आया है। इस बात को सुनकर मल्लिका क्रोधित होती है। वो कहती है कि माँ, बार बार तुम क्यों भेजती हो? हमने बार बार कहा है, तुम्हें मना किया है, लेकिन तुम बार बार क्यों भेज देती हो? उसकी बातों को सुनकर अंबिका कहती है तुम्हारी बातें सच होने जा रही हैं, क्योंकि जहाँ मैंने अग्निमित्र को भेजा था वह लोग या विवाह करने के लिए, रिश्ते के लिए, संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। उनकी बात को सुनकर मल्लिका फिर कहती है मल्लिका का शरीर उसकी अपनी संपत्ति है, वह विवाह करे ना करे, किसी को उंगली उठाने का, किसी को कुछ कहने का क्या हक है। फिर अंबिका मल्लिका की बातें और चलती हैं। अंबिका कहती है, कैलाश के संबंधों पर चर्चा करती है और कहती है उपहास होता है, अपवाद होता है, लोग आलोचना करते हैं, ऐसे संबंधों का क्या मतलब है। फिर मल्लिका कहती है माँ, मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, मैंने सच्चे हृदय से किसी से प्रेम किया है और मैं ये नहीं मानती क्या मैंने कोई गलत किया हुआ है। मेरे मन में कलुषता नहीं है, मैंने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अंबिका गुस्सा होती है और कहती है भावना में भावना का वर्णन किया है? अरे, जिसे तुम भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। अर्थात जिसे तुम भावना कहती हो वह अपने आप को ठगने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। मल्लिका, मैं आज कहती हूँ, अभी समझाने पर मेरी बातें तुम्हारे समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, जिस दिन तुम अकेले रहोगी, सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें तुम अकेले से करोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन की वास्तविकता क्या होती है और भावना क्या होती है। भावना से जीवन की कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती, उसके लिए विवाह करना पड़ता है, जीवन की वास्तविकता को समझना पड़ता है, और जैसी बातें तुम कर रही हो उसका जीवन के यथार्थ से कोई मतलब नहीं है। दोनों की बातें हो रही होती हैं। उसी समय कालिदास एक हिरण के बच्चे को लेकर हरिण शावक को अपनी गोद में लेकर आता है, जो घायल अवस्था में रहता है। पुचकारते हुए लेकर आता है। वह हिरण का बच्चा तीर से आहत है, किसी ने तीर से उसको घायल किया हुआ है। लेकर मल्लिका के पास इस विश्वास के साथ आता है कि वहाँ हम दोनों मिलकर इस हिरण के बच्चे का उपचार कर देंगे, वह ठीक हो जाएगा। पुचकारता हुआ आता है और कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चल रहा हूँ जहाँ तुम्हारी माँ की तरह चंचल आँखों वाली एक ऐसी कन्या मिलेगी, एक लड़की मिलेगी जो तुम्हारा उपचार करेगी, और निसंदेह अगर तीरों का प्रहार तुम्हें घायल कर सकता है तो कोमल हाथों का स्पर्श तुम्हें ठीक भी कर सकता है। तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से उपवन में खेलोगे। इस तरह से वह पुचकारता हुआ, दुलारते हुआ गोद में लेकर आता है। मल्लिका देखकर दौड़ती है हिरण के बच्चे को। दोनों में बातें होती हैं और कहता है एक घायल हिरण का बच्चा मैं उपचार के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। दोनों की बातें होती हैं और उसके बाद उसी के पीछे पीछे दंतुल नाम का एक व्यक्ति आता है और दंतुल ने ही उस हिरण के बच्चे को, हरिण शावक को तीर से घायल किया हुआ है। क्योंकि इस क्षेत्र में, इस ग्राम प्रदेश में पशुओं का, पक्षियों का कोई शिकार नहीं करता। यहाँ के लिए यह नई बात थी।
मल्लिका कहती है, ये क्या यहाँ भी अब पशुओं का शिकार होने लगा? दक्षिण में तो शिकार होते थे, लेकिन यहाँ कौन सा व्यक्ति है जो शिकार करने लगा? कालिदास उसकी बातों का जवाब देता हुआ कहता है, यहाँ का नहीं, कुछ बाहर के लोग आए हुए हैं, लगता है उसी ने इसको मार करके घायल किया हुआ है। उसी समय दंतुल का प्रवेश होता है। दंतुल अपने शिकार को लेने के लिए आता है और कहता है कि तुमने किस अधिकार को से मेरे शिकार को उठा लिया है? ये मेरा शिकार है और आपने क्यों उठा लिया है? मेघों के घिरने की नाते बादलों के घिरने की वजह से अंधेरा छाया हुआ है, मार्ग दिखाई नहीं देते, स्पष्ट रूप से रास्ते दिखाई नहीं देते। वो तो हिरण के बच्चे को मैंने तीर मारा था, घायल अंग से रक्त की बूंदें टपक रही थीं, रास्ते पर टपकती हुई रक्त की बूंदें आई थीं, जिससे मैं रास्ते को पहचान पाया और तुम्हारे पीछे पीछे आ पाया हूँ यहाँ तक। मांगता है, कालिदास नहीं देता, दोनों में विवाद होता है और यहाँ तक कि दंतुल अस्त्र उठाने की बात करता है। मल्लिका समझाते हुए कहती है कि कालिदास इस हिरण के बच्चे के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे, आप मूर्खता वाला काम कर रहे हैं जो कालिदास से छोटे से हिरण के बच्चे के लिए इस तरह का बिना मतलब का विवाद कर रहे हैं। जब दंतुल कालिदास का नाम सुनता है तो कहता है कि क्या जिससे मैं ये विवाद वार्तालाप कर रहा था वह कवि कालिदास है? मल्लिका समझाती है, बताती है कि हाँ, ये वही कालिदास है। अब दंतुल को लगता है कि मैंने गलती की, क्योंकि दंतुल उन्हीं लोगों के साथ जो लोग कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए आए हुए हैं, उन्हीं लोगों में दंतुल भी आया हुआ था उनके साथ। अब दंतुल को लगता है जिसको साथ सम्मान में उज्जैनी ले जाने के लिए आया था, मैं उसी से विवाद कर रहा हूँ, उसी से लड़ाई कर रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है मुझे जाकर कालिदास से क्षमा मांगनी चाहिए, और फिर वह चला जाता है। कुछ समय के बाद फिर हिरण के बच्चे के लिए मल्लिका से कालिदास दूध मांगता है। दोनों बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके चोट को, घाव को साफ करते हैं, उस पर कुछ औषधियाँ लगाते हैं और फिर कालिदास कहता है हिरण के बच्चे को ले जाकर अंदर बिस्तर पर सुला दो। जब सुलाने की बात अंबिका सुनती है तो कहती है इस घर के आस्तरण, इस घर के बिछौने आदमियों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कहीं न कहीं वह कालिदास से चिढ़ती थी, कालिदास से घृणा करती थी, क्योंकि बार बार कहने के बाद कालिदास मल्लिका से प्रेम करता था लेकिन विवाह नहीं करता था। लोग आलोचना करते थे, शिकायत करते थे, अपवाद होता था। इसलिए अंबिका चाहती थी या तो कालिदास मल्लिका से विवाह कर ले या तो दोनों साथ रहना छोड़ दें, इसीलिए वह घृणा करती थी। जब अंबिका ये कहती है कि इस घर के आस्तरण या बिछौने पशुओं के लिए नहीं हैं, आदमियों के लिए हैं, तब वह दुखी होता है, बातों को समझता है और हिरण के बच्चे को लेकर अपने हाथ में ही वापस चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद अंबिका और मल्लिका की फिर संक्षिप्त बातें होती है। अंबिका कहती है जाओ, मैंने दूध रखा हुआ है, औटाकर गर्म करके रखा हुआ है, उसमें शर्करा मिला लो और पी लो। लेकिन दूध लेकर मल्लिका आती है और कहती है माँ, मन करता है कि इन्हीं दूध से आपको नहला दूँ। अब उसकी बातों को सुनकर अंबिका कहती है मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ, मुझे दूध से नहाने का कोई शौक़ नहीं है। जाओ, अगर वर्षा में फिर से भीगने का मन ना हो, मन भर गया हो तो जाकर आराम कर लो। कुछ संक्षिप्त बातें होती हैं, फिर मल्लिका चली जाती है और जाते ही कुछ समय के बाद मातुल का प्रवेश होता है। मातुल काफ़ी गुस्से में है और वह आते ही पूछता है अंबिका, अंबिका घर में ही हो, घर में ही हो?
मल्लिका बोलती है हाँ। उसने कहा अच्छा है तुम घर में हो। फिर वह गुस्से में टहलता रहता है कमरे में और फिर कहता है आज मैं इस पूरे ग्राम परिवेश में, पूरे ग्राम प्रदेश में यह घोषणा करने जा रहा हूँ कि कालिदास नामधारी व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। और गुस्से में है, दोनों संबंधित हैं। कालिदास मातुल के यहाँ रहता है, मातुल इसका मामा भी लगता है, उसी के यहाँ रहता है। गुस्से में इसलिए है कि कालिदास मातुल के समझाने के बाद उज्जैनी नहीं जाना चाहता, इस बात को लेकर गुस्सा है। अब लोग जानना चाहते हैं, अंबिका मल्लिका जानना चाहते हैं कि ये गुस्से में क्यों है और ऐसी बात क्यों कर रहा है। वो बताता है कि कालिदास की कविताओं को पढ़कर गुप्त सम्राट ने कालिदास को उज्जैनी का राजकवि बनाने का निर्णय किया है और उसे ले जाने के लिए उज्जैनी से आचार्य वररुचि आए हुए हैं कालिदास को साथ सम्मान ले जाने के लिए। लेकिन ये वंशावतंश जो हमारे कुल के चिराग हैं, कुल के प्रकाश हैं, कुल के खानदान के नाम को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये जाने से इनकार कर रहे हैं, नहीं जाना चाहते। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मातुल कहता है कि आचार्य घर में बैठे हुए थे और ये एक हिरण के बच्चे को लेकर घर में प्रवेश कर रहे थे। दरवाजे पर ही मैंने इन्हें देखा, रोका और कहा कि ये जो आचार्य आए हुए हैं या आप बहुत बड़ा कवि मानते हैं, विद्वान मानते हैं, इस वेशभूषा में उनसे मिलना अच्छा नहीं है। मेरी बातों को सुनकर उन्होंने जलते हुए अंगारों की तरह, कितना गुस्सा थे, जलते हुए अंगारों की तरह मुझे देखा और फिर जैसे सांप देख लिया हो उल्टे लौट पड़े। फिर यह कहते हुए गए कि मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं बना, अर्थात मैं राजकीय मुद्राओं से खरीदे जाने के लिए नहीं बना हूँ, मैं उज्जैनी नहीं जाऊँगा। इस तरह से उन्होंने कहा जैसे लगता था कि राजकीय मुद्राएं कालिदास की बिरह में धुली जा रही हैं। अगर उन मुद्राओं को कालिदास ग्रहण नहीं करेंगे तो ग्रहण करने वाला कोई है ही नहीं। इस तरह से वह बातें करते हुए जा रहा था। गुस्से में काफ़ी कमरे में टहलता रहता है मातुल और फिर कहता है, उसको लगता है कि अगर वह उज्जैनी नहीं जाएगा तो राजकवि का आसन रिक्त रहेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, नहीं कालिदास तो कोई और राजकवि बनेगा। लेकिन अगर कालिदास उज्जैनी नहीं जानता तो आप जानते हैं कि अगर कोई राजा खुश होता है, कोई इनाम देता है, कोई पद देता है, कोई प्रतिष्ठा पुरस्कार देता है तो गुस्सा होने पर वह उसके उल्टा भी कर सकता है, अहित कर सकता है, दंड भी दे सकता है। इसका ज्ञान शायद कालिदास को नहीं है। मल्लिका उसकी बातों को सुनकर कहती है कि आपका जो भांजा है वह लोक नीति में निष्णात है, कुशल है, आपको गर्व होना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर कि वह लालची नहीं है। वह राजकवि का नाम सुनकर भागकर उज्जैनी नहीं चला गया और उसने लालच ना दिखाते हुए एक बार उस पद को ठुकरा दिया है। इस बात से आपको गर्व होना चाहिए कि कितना त्याग का व्यक्तित्व, कितना बड़ा व्यक्तित्व कालिदास का है और आप गुस्सा होना चाहते हैं। मातुल फिर कहता है जिसे तुम लोक नीति कहती हो उसे मैं मूर्ख नीति कहता हूँ। यह मूर्खों की भाषा है, विद्वानों की भाषा, विद्वानों की बुद्धियाँ नहीं है को राजा के बातों को, राज्य की बातों को स्वीकार ना करे, ये तो मूर्खों की भाषा है। कुछ समय बाद निक्षेप आता है। निक्षेप मातुल के घर से आया है। मातुल के घर पर चूँकि मातुल के यहाँ ही कालिदास रहते थे, इसलिए कालिदास को लेने के लिए जब आचार्य वररुचि आए थे, आचार्य वररुचि जो उज्जैनी से कालिदास को लेने के लिए आए थे, उन्हें पता था कि कालिदास मातुल के यहाँ ही रहते हैं, इसलिए वह मातुल के घर आया था। मातुल के यहाँ आने के बाद आचार्य वररुचि को की भेंट कालिदास से नहीं हो पाती। अब ये घर पर रुके हुए थे, विश्राम कर रहे थे। मातुल ने निक्षेप से कहा था कि निक्षेप आचार्य के पास रहना, उन्हें कोई ज़रूरत होगी
तो उस आवश्यकता की पूर्ति करना। अगर वो जग जाएं तो मुझे आकर बता देना। अभी चूंकि ये सोकर जग गए थे, निक्षेप मातुल को बुलाने के लिए आता है। निक्षेप को देखते ही मातुल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि तुम आचार्य के पास रहना, उनकी सेवा में रहना, तुम चले आए। निक्षेप कहता है आपने तो ये भी कहा था कि जब आचार्य सोकर उठ जाएं तो आकर मुझे बता देना। उसने मातुल कहता है तुम्हें ये ध्यान रहा कि मैंने बताने के लिए कहा था, और ये ध्यान नहीं रहा कि मैंने तुम्हें उनकी सेवा करने के लिए, उनके आसपास रहने के लिए कहा था। फिर निक्षेप बातों को समझाते हुए कहता है कि आपने ही तो कहा था कि वह जग जाएं तो आकर मुझे बता देना। वह सोकर उठ गए थे, जग गए थे, और आपके साथ इस ग्राम परिवेश को, ग्रामांतर को देखना चाहते थे, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। जब मातुल सुनता है कि मातुल के साथ आचार्य पूरे ग्राम प्रांतर को घूमना चाहते हैं तो वह खुश होता है। उसके अंदर एक हर्ष की लहर कहीं न कहीं दौड़ती है। अब मातुल आचार्य के पास चला जाता है, निक्षेप रुक जाता है, और मातुल के जाने के बाद निक्षेप कहता है कि कालिदास उज्जैनी नहीं जाना चाहते, आचार्य लेने आए हुए हैं। मातुल गुस्से में है, लेकिन वह मातुल कालिदास को खोज रहे हैं। मैं जानता हूँ कि कालिदास जगदम्बा के मंदिर में बैठे हुए हैं। मल्लिका कहती है आप जानते हैं फिर भी आपने नहीं बताया, क्या आप भी चाहते हैं कि कालिदास उज्जैनी ना जाएं? मल्लिका की बातों को सुनकर निक्षेप कहता मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया मातुल को। क्यों? क्योंकि मातुल केवल अपनी बातें सुनना चाहते हैं, दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहते। वह गुस्से में थे, और कालिदास से इस समय गुस्से में बातें करना अहितकर हो सकता है। गुस्से में बातें करने के बाद कालिदास और भी ज़्यादा चिढ़ जाएंगे और उज्जैनी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर उनसे प्रेम से, प्यार से बात किया जाएगा तो हो सकता है कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएं। और मुझे पता है एक व्यक्ति ऐसा है कि उसके समझाने पर कालिदास उज्जैनी जाएंगे। उन निक्षेप का इशारा कहीं ना कहीं मल्लिका की तरफ है। मल्लिका बातों को समझती है, लेकिन अंबिका इस बात पर चिढ़ जाती है। वो भी बातों को समझती है और कहती है कोई जाए या ना जाए, हमारे घर को हम लोगों से इससे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन मल्लिका कहती है कालिदास उज्जैनी अवश्य जाएंगे, मैं समझाऊंगी, चलो। दोनों जाने लगते हैं। मल्लिका और निक्षेप दोनों घर से निकलते हैं। अंबिका रोकना चाहती है, लेकिन फिर दोनों चले जाते हैं जगदम्बा के मंदिर में कालिदास से मिलने के लिए, उसे मनाने के लिए। अंबिका रोक नहीं पाती, इसलिए पहले गुस्से में रहती है और फिर उसका भाव पराजय में बदल जाता है। गुस्से में इसलिए कि बेटी मान नहीं रही और उसका कहना नहीं मान रही, इसलिए अब उसकी बातों को सुन करके, उसके काम को देख करके अपने आप को पराजित अनुभव करती है और फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ये धीरे धीरे बोलती रहती है भावना में भावना का वर्ण, ओह भावना में भावना का वर्ण, ये कहकर गुस्से में वो बोलती रहती है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाती है। उसी समय विलोम का प्रवेश होता है, शाम का समय रहता है, चिराग दीपक नहीं जल रहे हैं, या एक मशाल अग्निकाष्ठ लेकर आता है और कहता है अंबिका शाम हो गई, तुम्हें पता ही नहीं चला, या शाम नहीं हुई है, बादलों की वजह से अंधेरा दिखाई दे रहा है, तुमने दीपक नहीं जलाया, क्या दीपक जला दूं? फिर वह उसी अग्निकाष्ठ से या मशाल से दीपकों को जला देता है और फिर सीधे बात आती है कालिदास के विषय में बातें करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं
विलोम भी मल्लिका से प्रेम करता था और मल्लिका विलोम से प्रेम नहीं करके कालिदास से प्रेम करती थी, इसलिए यह मल्लिका से भी और कालिदास से भी ईर्ष्या करता था। कालिदास की आलोचना हमेशा किया करता था, नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अब वह कालिदास की चर्चा करना चाहता है अंबिका से और कहता है कि सुना है कालिदास को राजकवि बनाया जा रहा है, वह उज्जैनी जाएगा, तुमने सुना? अंबिका कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। उसने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारी बेटी का नाम जुड़े होने के नाते पूरे ग्राम प्रांतर में अपवाद रहता है, चर्चा का विषय रहता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती। अब तक तो कालिदास कहता था कि वह साधनहीन है, सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए वह मल्लिका से विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन अब तो वह जा रहा है, राजधानी उज्जैनी, राजकवि बनेगा, अब तो विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह से बहुत सी बातें। फिर अंबिका कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी मल्लिका नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। विलोम कहता है मुझे भी पता है, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए मल्लिका भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ, मुझे पता है। लेकिन आज मैं मल्लिका के भविष्य के बारे में बात करने आया हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ मेरा आना हुआ है उसको गलत नहीं समझता। फिर संबंधों पर चर्चा करने के बाद काफ़ी चर्चाएं होती हैं और फिर कहता है मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता था कालिदास से, इसलिए आया था। और हो सकता है कि कालिदास अभी कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद यहाँ आए, मैं तब तक उसका इंतज़ार करता हूँ। तब तक बाहर से जगदम्बा के मंदिर से कालिदास और मल्लिका आते हैं। कालिदास कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतज़ार प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, मैं आ गया हूँ, क्या कहना चाहते हो। दोनों की बातें होती हैं, विलोम की व्यंग्यात्मक बातें होती हैं। वह कहता है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम वही कालिदास हो जो पहले थे। कहने का मतलब कि जो तुम एक साधारण सीधे छोटे से व्यक्तित्व वाले कालिदास थे, वही कालिदास हो। मल्लिका से उसी तरह का प्रेम करते हो कि राजकवि बनाने के बाद तुम्हारा दायरा बढ़ गया है, व्यक्तित्व बढ़ गया है, क्षेत्र बढ़ गया है और तुम्हारा और मल्लिका का जो संबंध था वह परिवर्तित हो गया है। मल्लिका कहती है ये आप किस तरह का सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर विलोम कहता है ये पूछना ज़रूरी है क्योंकि आज इनको उत्तर देना चाहिए। शायद कालिदास भी प्रश्न का उत्तर ना देना चाहें, लेकिन कालिदास का अंतस, कालिदास का हृदय इस बात का उत्तर अवश्य देना चाहेगा। फिर उस कहता है मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अलग अकेले जाएंगे या उनके साथ विवाह करके मल्लिका भी जाएगी। मल्लिका फिर कहती है कि आप अनचाहे अतिथि के रूप में मेरे घर में आ गए हैं और उसके बाद बेमतलब, बिना मतलब का कुतर्क कर रहे हैं, बिना मतलब का संवाद कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ऐसी बातें करने का हक मैं आपको नहीं देती। उसके बाद फिर वह कहता है मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो अकेले जाएंगे कि तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर दोनों की बातें होती हैं, कालिदास की बातें होती हैं विलोम से, और फिर कालिदास से वह कहता है कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास कहता है मुझे नहीं पता। फिर पूछता है मैंने सुना है कि आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही जाना चाहते हैं, इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि तुम भी सुबह ही चले जाओगे। तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो, मैं एक मित्र हूँ, ये कामना करता हूँ कि तुम्हारा वहाँ सारा रास्ता सुगम हो और वहाँ तुम नई ऊंचाइयों पर जाओ। कहने को तो कहता है, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या का भाव भरा होता है दो चीज़ों के नाते, एक तो मल्लिका की वजह से और एक तो राजकवि बनने की वजह से। कवि वह भी था लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं मिली। प्रेम वो अभी मल्लिका से करता था, लेकिन मल्लिका ने विलोम से प्रेम ना करके कालिदास से प्रेम किया।
अब विलोम के जाने के बाद फिर कालिदास और मल्लिका की बातें होती हैं। कालिदास कहता है, मल्लिका एक बार फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो। मल्लिका, प्रश्न केवल सम्मान और राजाश्रय प्राप्त करने का ही नहीं है, प्रश्न इससे ज़्यादा और भी है। मैं यहाँ के लोगों से, इस ग्राम परिवेश से, पर्वत तलहटी से, हरियाली से, पशुपालकों से, पशुओं से, पक्षियों से जुड़ा हूँ। इनसे मेरा अंतरंगता का संबंध है और मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। मल्लिका उसकी बातों को सुनकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छालेगी, मेरे हृदय में एक खालीपन आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। मैं जानती हूँ कि अगर कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले, कोई बंधन, कोई श्रृंखला तुम्हें रोक ले, बांध ले, तो तुम उसमें बंध जाओगे। इसलिए मैं अपने श्रृंखला को, अपने बंधन को, अपने संबंधों को तुम्हारे रास्ते में नहीं आने देना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि तुम उज्जैनी जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से जो लेना चाहते थे, यहाँ से तुम्हारे व्यक्तित्व का जो विकास होना था वो हो चुका। यहाँ के लोग तुच्छ की कसौटी पर, सामान्य कसौटी पर तुम्हें कसना चाहते हैं और वहाँ जाने के बाद तुम्हारे व्यक्तित्व का और ज़्यादा विकास होगा। निसंदेह यहाँ से ज़्यादा उर्वर वहाँ की भूमि मिलेगी, ज़्यादा उपजाऊ वहाँ की भूमि मिलेगी और वहाँ जाने के बाद तुम एक नई ऊंचाई पर जाओगे। मल्लिका की बातें सुनकर कालिदास कहता है, वहाँ की भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर मल्लिका कहती है कि हर भूमि सूखी भले ही हो, ऊसर भले ही हो, लेकिन उसके अंतर में, उसके हृदय में, उसके अंदर कोमलता अवश्य रहती है और मैं जानती हूँ कि उस कोमलता का स्पर्श तुम अवश्य ही पा जाओगे। लेकिन फिर भी कालिदास नहीं जाना चाहता। तो मल्लिका समझाते हुए कहती है कि देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो, तुम जाओगे और तुम अब ये वहाँ जाने से इनकार नहीं कर सकते। वहाँ जाकर भी तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते हो। यहाँ के लोगों से, ग्राम परिवेश से तुम कभी दूर नहीं होगे और मैं भी कभी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब मेरा मन करेगा मैं बगुल पंक्तियों को देखने के लिए पर्वत तलाटी में चली जाया करूँगी, पर्वत घाटियों में चला जाया करूँगी। शाम के समय मैं जगदम्बा के मंदिर में चला जाया करूँगी और मैं दुखी नहीं होंगी। मेरा विश्वास करो और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फिर उसकी बातों को सुनकर कालिदास कहता है, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं इससे कई तरीके से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें सारे लोग हैं, पशुपालक हैं, पशु पक्षी हैं, ग्राम के लोग हैं, पूरा परिवेश है, उसमें तुम भी हो मल्लिका। मैं इस बंधन को कैसे तोड़ दूँ? लेकिन फिर समझाते हुए मल्लिका उसे कहती है, तुम यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से और ज़्यादा उर्वर उपजाऊ मिलेगी। उसके बार बार समझाने के बाद, बार बार कहने के बाद कालिदास जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मल्लिका मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका अपनी व्यथा को, अपने दुख को अपने अंदर समेट लेती है और कहती है, तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही, तुम्हें विदा नहीं कर रही, बस चाहती हूँ कि तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा ना बनूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। कालिदास कहता है, इसका अर्थ है मैं विदा लूँ। और फिर कालिदास धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। मल्लिका उमड़ते हुए आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लेती है, व्यथा को अपने अंदर रोक लेती है और खिड़की के पास जाकर, झरोखे के पास जाकर जाते हुए कालिदास को देखती रहती है। और फिर
आकर अपनी माँ अंबिका से कहती है, माँ देखो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, मेघ छाए हुए हैं, मेघ आसमान में चारों तरफ उमड़ रहे हैं, लेकिन माँ ये सभी मेघ कल उज्जैनी की तरफ चले जाएंगे, या ग्राम परिवेश या ग्राम प्रांतर पूरी तरह से नीरस हो जाएगा। कहने का मतलब कि कालिदास कल सुबह उज्जैनी चला जाएगा और कालिदास को उज्जैनी जाने के बाद मल्लिका के लिए इस ग्राम परिवेश में कुछ भी बचेगा नहीं। फिर अंबिका कहती है, बेटी तुम स्वस्थ नहीं हो, चलो आराम कर लो। उसकी बातों को सुनकर मल्लिका कहती है, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ माँ, मैं स्वस्थ हूँ। और फिर बैठी देखती रहती है, उमड़ते आंसुओं को रोक नहीं पाती, अपने चेहरे को मुंह से ढक लेती है, आंसू बहते रहते हैं, अंतस रोता रहता है, लेकिन फिर भी आंसू को छुपाने का प्रयास करती है, खुलकर रो नहीं पाती माँ के सामने, और एक प्रेम का आदर्श उपस्थित करती है। हम जानते भी हैं, कहा भी गया है कि प्रेम एक भावनागत विषय होता है जो भावना में जन्म लेता है, भावना में पलता है और भावना में ही मर जाता है। प्रेम का यह उच्च आदर्श, प्रेम की यह पराकाष्ठा त्याग के रूप में मल्लिका ने भी दिखाया। कहा गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निस्वार्थ प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। एक बार फिर से, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इस तरह से अपने प्रेमी कालिदास को मल्लिका ने अपने बंधन में, अपने श्रृंखला में, अपने स्वार्थ के नाते नहीं रोका, बल्कि अपने प्रेम का त्याग करते हुए अपने प्रेमी कालिदास को नई ऊंचाई पर नई प्रसिद्धि पाने के लिए भेज दिया और अपने अंतस को रोता हुआ छोड़ दिया। उन्हें प्रेम का एक आदर्श उपस्थित किया। प्रेम का आदर्श वही होता है कि एक प्रेमी या प्रेम का सामने वाले को ज़्यादा सुखी करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को कुछ भी करना पड़े। हमेशा साथ रहना जरूरी नहीं है, ये तो स्वार्थ की पूर्ति हो गई। हम अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख पाते हैं, प्रेम की शुद्धता, प्रेम की पावनता उसी में है, और मल्लिका ने वही करके दिखाया। और यहीं पर ये पहला अंक समाप्त हो जाता है। शेष बातें अगले अंक में चर्चा करेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और फिर दूसरे अंक की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इनको आप तैयार करेंगे। बाकी अगली शेष बातें अगली कक्षा में होंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, कुछ समय पढ़ाई पर देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।